नमस्कार आप सभी को। आज मैं पुस्तक स्त्री लेखक आचार्य प्रशांत जी इसमें से अध्याय 5 आपको बताना चाहती हूँ। अध्याय 5 का नाम है महिला घर बैठी रहे तो बुरा क्या है। ये बहुत से लोग कहते भी हैं कि अगर लड़की है जो स्त्री है वो घर पर रहेगी तो उसमें बुराई क्या है, आराम करे आराम से। तो उसके ऊपर है कि महिला घर बैठी रहे तो बुरा क्या है। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से पूछते हैं, सर घर पर रहना कोई बुरी बात नहीं हुई ना। अब आचार्य जी कहते हैं, बेटा बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात इसकी है कि तुम किस लिए हो। वो काम घर पर बैठकर हो रहा है तो कर लो। प्रश्न करता, सर रास्ता क्या है। अब आचार्य जी कहते हैं, तुमको यहाँ पर क्लास अटेंड करनी है, घर पर बैठना बुरा काम तो नहीं। घर जाओ, वहां क्यों बैठे हो, यहाँ क्यों बैठे हो। अच्छे बुरे की बात नहीं है, बात इसकी है कि तुम किस लिए हो। आचार्य जी कहते हैं, बात अच्छे या बुरे की है ही नहीं, बात तो ये है कि तुम हो किस लिए। घर पर बैठने के लिए। तुम हो किस लिए, तुम अभी किस लिए हो। तुम डॉक्टर बनने के लिए हो तो घर पर क्यों बैठोगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो घर पर क्यों बैठोगे। ठीक है, जैसे इस संस्था में होने का तुम्हारा एक उद्देश्य है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर होने का तुम्हारा एक उद्देश्य है। हम सभी का इस पृथ्वी पर होने का एक उद्देश्य होता है जिसे हमें पूरा करना है। तो घर पर बैठकर तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब ये तो सबको पता चल जाता है, अगर कैंपस में हो तो यहाँ होने का कोई कुछ कर्तव्य है, लेकिन ये शिक्षा हमको कभी दी ही नहीं जाती। अगर तुम इस पृथ्वी पर हो तो वहां भी होने का तुम्हारा कोई कर्तव्य है। तो फिर हम कहते हैं हम घर बैठे हैं तो बुरा क्या है। हम घर बैठे हैं तो बुरा क्या है, अभी भी घर जाकर बैठ जाओ, बुरा क्या है। यहाँ पर क्यों है हम फिर। आगे आचार्य जी कहते हैं, भाई घर पर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन का सौंदर्य दे। घर पर तुम कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे जीवन को सौंदर्य देगा, तुमको मुक्ति देगा, तो बेशक घर पर बैठो। तो बेशक घर पर बैठो। बात घर पर बैठने या न बैठने की नहीं है। जो लोग घर पर बैठे होते हैं, और मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 में से 5 अपवाद मिल जाएंगे। 1000 में से 995 लोग जो घर पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। देखते नहीं हो कि घर पर बैठा बैठाकर हमने अपनी महिलाओं की चेतना का स्तर कैसा कर दिया है। आचार्य जी जितना महिलाओं के लिए बोलते हैं शायद इतना कोई बोलता होगा। अब इसमें आचार्य जी साफ कह रहे हैं कि घर पर बैठा बैठाकर हमने अपनी महिलाओं की चेतना का स्तर कैसा कर दिया है, कहाँ पर कर दिया है। सिर्फ उन विज्ञापनों को ही देख लो जो टीवी पर महिलाओं को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं। उन विज्ञापनों में ही ये धारणा निहित होती है कि हम जिससे बात कर रही हैं उसका IQ 40 क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं। हमने महिलाओं को बिल्कुल अविवेकी और जड़ बना दिया गया है घर बैठा करके। हमने कह दिया है यहीं रहो पराठे बनाओ यहीं रहो पराठे बनाओ, और पराठे भी अब नहीं बनाती बहुत सारी तो, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है वैसे वैसे पराठे बनाने के लिए कोई और लगी होती है। तो घर पर बैठकर तुम कर क्या रहे हो भाई। सभी से सवाल है कि घर पर बैठकर तुम कर क्या रहे हो भाई। घर पर बैठकर कि तुम कोई बहुत ऊंचा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे समर्थन में हूँ, पर ईमानदारी से आप स्वयं ही बता दीजिए। मैं आप पर कोई बात थोपना नहीं चाहता, आप स्वयं ही बता दीजिए कि अधिकांश लोग जो घर पर बैठे हैं वो घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं। आप घर पर बैठकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, पर आप घर पर बैठकर दिन भर कर क्या रहे हो मुझे बताओ तो। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर पर किसी को तो रोटी बनानी पड़ेगी ना। अब आचार्य जी कहते हैं, किसी को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। हाँ, किसी को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, किसी को तो बोर्ड बॉय भी बनना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता, जी बिल्कुल। अब आचार्य जी कहते हैं, तो आप वही बनते हैं, आप यहाँ क्यों हैं फिर। भाई देखिए, आपका लक्ष्य है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना। हम सभी का लक्ष्य होता है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना। जो नीचे है उसकी भी गति ऊपर की ओर होनी चाहिए। ये कौन सा तर्क है कि मैं घर पर इसलिए हूँ कि मुझे कपड़े धोने हैं। बताइए, ये कौन सा तर्क है कि मैं घर पर इसलिए हूँ कि मुझे कपड़े धोने हैं, इसके लिए वॉशिंग मशीन है ना, उसको भी छोड़ दो, फिर हाथ से धो। सारी टेक्नोलॉजी इसलिए होती है ताकि आपको खाली समय मिल सके वो करने के लिए जो करना ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी इसीलिए विकसित की जाती है कि हम वो काम कर सके जो ज्यादा जरूरी है, जो उच्चतर कोटि का काम है आप वो कर सको।
आप इसलिए पैदा हुए हो और टेक्नोलॉजी भी इसीलिए लाई गई है। तो ये क्या तर्क है कि मुझे घर पर बैठकर रोटी बनानी है? मुझे घर पर बैठकर रोटी बनानी है, मैं भी इस वक़्त पर अगर रोटियाँ बना रहा होता तो आपसे बात कौन करता? अभी मेरे सामने अभी मेरे सामने लाकर सैंडविच और समोसे रख दीजिए या रख दिए। वो किसी और ने बनाए हैं इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। वो सैंडविच समोसे मैं बनाने लग जाऊँ तो अभी आपको यही संदेश, यही बातें बता पाता? मैं वहाँ बैठकर समोसे तल रहा होता। फिर आपसे बात कौन करने आता? और मैं तर्क क्या देता व्यंग करते हुए? किसी को तो समोसे बनाने हैं ना, मैं ही बना रहा था। आगे आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि किसी को तो काम करना है, लेकिन आप कम से कम ये कोशिश करिए कि आप ऊँचे से ऊँचा काम कर सकें। ये कोई तर्क है कि मेरी ज़िंदगी में एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है झाड़ू मारना। मैं तो चीज़ें साफ रखता हूँ, घर की ये मेरा उद्देश्य है, घर साफ रखना ये मेरा उद्देश्य है, क्या करना है? वो टेबल पर थोड़ी-सी धूल पड़ी है, उसको साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, ये आपको अगर वाक़ई लगता हो कि बहुत उच्च कोटि का काम है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। आप यही कहते रहिए, मेरी फिर बात यहीं समाप्त हो जाती है। बच्चों की परवरिश इसके बारे में आपने कहा, एक बात बताइए, आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनको किसी स्कूल में डालते हैं, तो क्या देख समझ कर डालते हैं? आप उन्हें एक प्ले स्कूल में भी डालते हो, मान लो बहुत छोटा है अभी, 3 साल का भी नहीं है, तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? उन्हें ऐसे ही तो कभी डाल नहीं देते ना, किन बातों का ख्याल रखते होंगे ना? ये ख्याल रखते हैं जो व्यक्ति इनको पढ़ाएगा या पढ़ाएगी उसका अपना स्तर क्या है, यही देखते हो ना? हम टीचर जब किसी भी बच्चे को किसी स्कूल में डालते हैं तो उसका टीचिंग स्टाफ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छी स्कूल अच्छी टीचिंग स्टाफ से ही चलती है तो उनका स्तर देखा जाता है पेरेंट्स द्वारा। डालते हैं, आप यहाँ एम्स में आए हैं तो एक तरह से आप भी अपनी परवरिश कराने आए हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय हैं, वहाँ आप भी जा सकते थे, वहाँ क्यों नहीं गए? आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ जो आपको पढ़ाएगा उसका अपना एक ऊँचा स्तर है, इसलिए आपने ये जगह चुनी है, ठीक? तो अगर माँ को बच्चे की परवरिश करनी है तो सबसे पहले माँ को क्या ख्याल रखना होगा कि माँ को अपना स्तर ऊँचा रखना होगा और माँ को दुनिया जहान का कुछ पता ही नहीं, माँ वही कह रही है जैसा अभी कहा, किसी न किसी को तो रोटी बनानी ही पड़ेगी। तो माँ क्या परवरिश करेगी बच्चे की? सब माँओं को लगता है कि हम बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं और बच्चे वैसे निकलते हैं जैसे निकल रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, हर माँ-बाप को ये लगता है कि हम तो ज़बरदस्त परवरिश कर रहे हैं और हर माँ-बाप को यही कहना है, हर माँ-बाप का यही कहना है, ये बड़ी बर्बाद पीढ़ी है, ये बड़ी बर्बाद पीढ़ी है। अगर आप इतनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, तो पीढ़ी बर्बाद कैसे हो गई? आपको दिख नहीं रहा है, आपने ही बर्बाद की है पीढ़ी। और पीढ़ी इसलिए बर्बाद है क्योंकि जो अपने आप को प्रथम गुरु कहते हैं माँ-बाप, उनकी जो धारणाएँ हैं वो बहुत साधारण स्तर की है। उनकी जो धारणाएँ हैं वो बहुत साधारण स्तर की है। बच्चे पर माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पर माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता है, यदि माँ का व्यक्तित्व ही कुंठित है, अगर माँ में ही बहुत रोशनी नहीं है, तो बच्चे की अधिक परवरिश कैसे हो सकती है? बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे हो सकती है? बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए उसे 24 घंटे माँ का साथ नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना अगर माँ बाहर चली गई तो बच्चे को कौन देखेगा? देखेगा मतलब क्या होता है? बच्चा ज़्यादा खुश होता है जब आप बाहर चले जाते हैं। वो चाहता ही नहीं कि आप उसको देखो, उसकी तकलीफ़ ही यही है कि आप उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ऐसा होता भी है आजकल। अगर बच्चा मिट्टी में भी खेल रहा है तो उसे खेलने नहीं दिया जाता है और जब आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप जब बच्चे के साथ हो, आपके जितने पूर्वाग्रह हैं, आप बच्चों पर लाद देते हो। आपके जितने उल्टे-पुल्टे और उलझे हुए ख़्यालात होते हैं, आप बच्चे पर डालते ही रहते हो। ये बच्चे की भलाई हो रही है माँ के द्वारा या बाप के द्वारा? बोलिए तो, बताइए तो। अगर माँ-बाप इतनी ही अच्छी परवरिश दे रहे होते हैं, तो ये समाज वैसा क्यों होता जैसा है? मुझे बताइए। लेकिन माँ-बाप में गुमान रहता है, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें अपना तो उद्धार करना ही नहीं है, हमें तो बच्चे की परवरिश करनी है। आप कर कैसे लेंगे बच्चे की परवरिश जब तक आप खुद ठीक नहीं हुए अभी? लेकिन ये मानना कि अभी खुद ठीक नहीं है, अहंकार को बहुत चोट लगती है। अहंकार को बहुत चोट लगती है, तो हम कहते हैं हम ठीक हैं, बच्चे को ठीक करना है, ये गड़बड़ है। आप ठीक हैं, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ हुआ कैसे? अगर आप ठीक ही होते इतने तो वो गड़बड़
हो कैसे जाता। नहीं, वो पड़ोसी वाले खराब हैं, नहीं वो पड़ोस वाले खराब है, उन्होंने इसको बिगाड़ दिया है, उन्होंने इसको गड़बड़ कर दिया है। एक सुलझी हुई माँ ही अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और मजेदार बात ये होती है कि व्यक्तित्व जब सुलझ जाता है तो उसको ये भी दिख जाता है कि बच्चे ही पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है, बच्चे ही पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इतना भयंकर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम सिर्फ अपनी प्रोजनी बनाने में लगे हुए हैं। बच्चे ही पैदा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग इतने उलझे हुए हैं, उनको उतना ज्यादा लगता है कि वो पैदा ही हुए हैं खानदान बढ़ाने के लिए। वो वहां मामला फंस जाता है। आचार्य जी इसमें हुकवर्ड ऐड करते हैं, एक सुलझी हुई माँ ही अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आगे आचार्य जी क्या कहते हैं, मैं घर के काम के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता। ठीक है, घर के काम में स्वयं भी खूब करता हूँ, विशेषकर जब लॉकडाउन लगा था तब तो पूरा बड़ा सा बोध स्थल है हमारा, वहां तो कोई बाहर आता जाता भी नहीं था, तो लोग थे वही लग कर रहते थे। मैं बराबर का हाथ बटाता था, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीवन में कौन से काम का कौन सा स्थान है। और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। आप नहीं मानते चाहें तो अलग बात है। अगर सारे काम एक बराबर होते तो प्रगति माने क्या होता फिर, बोलिए। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय में आपको जो काम करने को मिल रहा है आप उसे पूरी निष्ठा से करें। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम एक बराबर होते हैं। आप क्रिकेट के मैदान पर 12वीं खिलाड़ी हो, अभी आप यही कर सकते हो, पे लेकर जाओ पूरी निष्ठा से। और जो बल्लेबाज है, जो खेल रहा है, उससे कहो बल्ला मेरा ठीक नहीं है, तो आप एक बल्ला लेकर चले जाओ। या कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें कोई खिलाड़ी 0 पर आउट हो गया, वो रनर बन जाओ। रनर जानते हो ना कि बल्लेबाज चोटिल हो गया है, पहले रनर ज्यादा बनते थे, अब तो शायद रनर बनने पर भी पाबंदी लग गई है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट रनर बनने के लिए सीखा था? ये तो बस एक संयोग की बात है कि इस क्षण में मुझे ले जाना पड़ा, तो मैं ड्रिवरेंस अच्छा ले जाऊंगा। अच्छा, पीने के जो पेय पदार्थ है उन्हें अच्छा ले जाऊंगा। इस क्षण में अगर मुझे रनर बनना है तो मैं रनर भी अच्छे से बन पाऊंगा। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका काम है बल्लेबाजी करना, आप रनर बनने के लिए नहीं हो। अगर आप रनर बनने के लिए हुए होते तो मन में थोड़ी सी टीस भी होनी चाहिए, यहाँ पर अटक नहीं जाना है, इससे आगे बढ़ना है, मुझे बीच में जाकर बल्लेबाजी करनी है। मैं कब तक दौड़ दौड़ लगाकर लोगों को चाय ही पिलाता रहूंगा, मुझे बल्लेबाजी भी करनी है। तो इस अध्याय में आचार्य जी कहना चाहते हैं कि सभी काम एक बराबर एक तल के नहीं होते हैं। हमें हमारी ऊंचाइयों से उठकर ऊंचे काम करने हैं, ना कि इन छोटे मोटे कामों में फंसकर जो हमारा ऊंचा है, जो हमारा लक्ष्य का काम है, उसे भूल जाना है। इसमें जो पहला कोड है वो मैं आपको सुनाती हूँ। आपका लक्ष्य है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना। आपका लक्ष्य है जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करना। जो नीचे है उसकी भी गति ऊपर की ओर होनी चाहिए, जो नीचे है उसकी भी गति ऊपर की ओर होनी चाहिए। धन्यवाद। पुस्तक स्त्री, लेखक आचार्य प्रशांत।